हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है शानवाज कुरैशी और आप देख रहे हैं बायोकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका सेकंड लेक्चर देखेंगे आज हम। ठीक है, तो जो अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ है, जो हमारा पहला लेक्चर हुआ है, उसमें हम क्या देख चुके हैं। उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन किस तरह की के स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से सेल में किस तरह में देखने मिलती है, ये सब देख चुके थे। बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच में, वो भी हम देख चुके थे। उसके बाद में हम बात कर रहे थे आपके गैल्वेनिक सेल की, किसकी, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे। और गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है, और जो हमारा गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, उस कंस्ट्रक्शन पार्ट को मैंने आपको किस तरह से बताया था, चलिए उसे देख लेते हैं एक बार कि कैसे किया था हमने। देखो, गैल्वेनिक सेल में हमने जिंक और कॉपर का मटेरियल यूज़ किया था। दो अलग अलग कंटेनर थे हमारे, एक कंटेनर हमारा ये वाला है और एक दूसरा कंटेनर हमारा ये वाला है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल की खास बात क्या होती है कि गैल्वेनिक सेल में जिस मेटल की इलेक्ट्रोड का हम यूज़ करते हैं, उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि ये जिंक की रोड अगर हमने यहाँ पर ली है, किसकी ली है, जिंक की रोड ली है, तो इसके कंटेनर में जो हम सॉल्यूशन लेंगे, उस सॉल्यूशन क्या होगा, वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर जिंक के आयन मौजूद होंगे। दैट मीन्स कि हमने क्या ले लिया, लेट से यहाँ पर ZnSO4 ले लिया। ठीक है, क्लियर है। वहीं दूसरे कंटेनर में हमने क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोड हमारी यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, और ये दूसरी इलेक्ट्रोड हमने किस मटेरियल की यूज़ कर ली, वो यूज़ कर ली हमने कॉपर की। ठीक है, ये कॉपर की रोड है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है। और इसमें जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ किया, वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ किया कि जिसके अंदर कॉपर के आयन मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो हमने क्या ले लिया, लेट से वो हमने यहाँ पर ले लिया CuSO4। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल की खास बात क्या होती है, गैल्वेनिक सेल में हम जिस मेटल की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद में हमने इन दोनों को क्या किया था, हमने इन दोनों को एक एमीटर के थ्रू, एमीटर क्या होता है, जो करंट का डिफ्लेक्शन दिखाता है। ठीक है, एक एमीटर के थ्रू कनेक्ट किया था। आई बात समझ में। हाँ, यहाँ पर क्या देखने मिला था आपको, जो जिंक की रोड थी, जिंक की रोड वो कैसी थी, उस पर क्या था आपको, वो एक नेगेटिव टर्मिनल था। ठीक है, कैसा टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। और आपके कॉपर की रोड, ये वाला जो रोड कौन सा था, ये था आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज क्या थी कि एनोड, जिंक की रोड क्या थी हमारी, ये एनोड की तरह से बिहेव कर रही थी। और कॉपर की रोड हमारी किस तरह से बिहेव कर रही थी, कैथोड की तरह से बिहेव कर रही थी। और मैंने इसकी एक ट्रिक आपको बताई थी कि LOAN यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर, और वो एनोड कैसा टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो L4 लेफ्ट, O4 ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा A4, और वो ऑक्सीडेशन कहां पर होता है, एनोड पर होता है। और N4 एनोड कैसा टर्मिनल है हमारा, नेगेटिव टर्मिनल है। समझ में आई बात। तो ये देखो एनोड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये अलग अलग हो सकता है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, तो वहां पर एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जबकि कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो यहाँ पर एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और कैथोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यानी ये चीज हम फिक्स नहीं कर सकते कि एनोड हमेशा ही नेगेटिव होगा या हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, या कैथोड हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है या हमेशा नेगेटिव होने वाला है। लेकिन एक चीज है जो यहां पर फिक्स रहती है, वो ये कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये चीज ध्यान रखिए, चाहे सेल कोई सा भी हो, आइदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या फिर आपके गैल्वेनिक सेल हो, कोई सा भी सेल अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपका कैथोड पर हमेशा क्या होता है, कैथोड पर हमेशा ऑलवेज, ठीक है, हर बार क्या होगा, आपके रिडक्शन देखने मिलेगा। और एनोड पर हर बार हमेशा क्या देखने मिलेगा, ऑक्सीडेशन देखने मिलेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये बेसिक सी चीज हमने देखी थी। मैंने आपको क्या बताया था, एनोड पे ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स के जो एनोड पर केमिकल रिएक्शन है, जो जिंक की रोड है, जिंक की रोड क्या कर रही है, जिंक की रोड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर, ठीक है, 2E नेगेटिव है। ठीक है, और जिंक +2 के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी यहां से जिंक की रोड से Zn+2 के आयन निकल कर कहां आ रहे हैं,
बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर क्या छोड़ रहे हैं, वे दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं। इसी वजह से चूंकि यहाँ पर दो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़कर जिंक के आयन यहाँ से निकलकर सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एनोड को नेगेटिव टर्मिनल बोला जाता है। समझ में आई बात। और ये इलेक्ट्रॉन एक वायर के थ्रू, ये इलेक्ट्रॉन एक वायर के थ्रू कहाँ पर पहुंचाए जाते हैं, वे कैथोड तक, कॉपर की इलेक्ट्रोड तक पहुंचाए जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जो कॉपर के अंदर आपके Cu+2 का आयन होता है वो जाता है इसकी तरफ और जाकर डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, दैट्स वाई इस टर्मिनल को हम कैसा बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए आपकी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव किया, कहां पहुंचे, एमीटर के थ्रू होते हुए, मतलब एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो किया जो इस बात को प्रूव करता है कि करंट फ्लो हो रहा। भाई करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना मतलब करंट का फ्लो होना। अगर एमीटर यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है दैट मींस यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव किए, एनोड से कैथोड की तरफ को मूव किए। ठीक है, और कैथोड पर जाकर कॉपर ने वे इलेक्ट्रॉन गेन किए। ध्यान करो, याद करो, मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाते हैं, कॉपर के पास तक जाते हैं। तुम्हारे याद है ना कि एक मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक बीकर था, उसके अंदर हमने जिंक की इलेक्ट्रोड डाली थी। ठीक है, उसके अंदर क्या नाम लेकर आए, कॉपर आयन मौजूद थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल कर जो सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 के आयन मौजूद थे वो ऊपर जाने लगे थे। तो बस यही इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुई थी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। और वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि यार ये जो इलेक्ट्रॉन अगर हम एक वायर के थ्रू डाल दें तो क्या पता इससे करंट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये काम किया, इलेक्ट्रॉन को वायर के थ्रू फ्लो कराए और फ्लो कराने के बाद में क्या हुआ, फ्लो कराने के बाद में वहां पर करंट प्रोड्यूस हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो थी बात हमारी किसकी, ये तो थी बात हमारी इसकी कि एमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो एमीटर में डिफ्लेक्शन शो था ये कुछ टाइम के बाद में डिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है। आई बात समझ में, दैट मीन्स थोड़े बहुत समय के बाद में एमीटर न्यूट्रल हो जाता है। ये किस बात का इंडिकेशन होता है, ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बन रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, वे यहाँ से कैथोड की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ को मूव नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आप यहाँ पर कि इस इलेक्ट्रोड से जिंक के आयन निकल कर सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड का साइज घटने लग रहा है। कॉपर के आयन जाकर इस पर डिपॉजिट होने लग रहे हैं, तो इसका कॉपर का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और कॉपर क्या है, ये तो एनोड की ऑक्सीडेशन हो गया, एनोड पर ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो गई। और कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन फेज, जो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े हैं यही एक वायर के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। Cu+2 का आयन इसको गेन करता है और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसके ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन के दौरान जो आपके इलेक्ट्रोड का वेट है या साइज है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। रिडक्शन के दौरान जो आपके वेट या इलेक्ट्रोड का साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये चीज आप ध्यान में रखिए कि ऑक्सीडेशन में चीजें टूटती हैं और रिडक्शन में चीजें बनती हैं। लाइफ की फॉर्मेशन भी इसी तरह से हुई थी कुछ। आई बात समझ में, शुरुआत में जो लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी वो कुछ इसी तरह से हुई थी। शुरुआत का जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो आपका जो था वो रिडक्टिव एटमॉस्फेयर था, मतलब उसमें चीज़ें बन रही थी। आजकल का जो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडेटिव एटमॉस्फेयर है। खैर वो हमारा कंसर्न यहाँ का नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन के दौरान चीज़ें टूटती हैं और चीज़ें घटती हैं। मतलब आपकी जो जिंक की इलेक्ट्रोड थी उसने जिंक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़कर जिंक के आयन सॉल्यूशन में आने लगे, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रोड का साइज घटने लगा। कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ Cu+2 के जो आयन है वे जाकर डिपॉजिट होने लगे, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ने लगा। इसको हम बाद में यूज करेंगे जब मैं आपको इससे अगला टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाऊंगा। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। अब मेरा अगले बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि एमीटर जो है हमारा कुछ टाइम के बाद में वो क्या करने लग जाता है, वो डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता है, जो इस बात का इंडिकेशन होता है कि अब आपके इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ को मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कुछ टाइम के बाद में कि जिसकी वजह से आपके एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया, आपके इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ को मूव करना बंद हो गए। तो इस चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चीज इसमें ऐसी होती है। ठीक है, तो चलो मैं फिलहाल फालतू की चीजें यहां से मिटा दे रहा हूं, ये डायग्राम हम नहीं मिटा रहे हैं, ये काम आएगा हमारा। ठीक है, ये लोन वगैरह ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है, इसे भी छोड़ देते हैं अभी। तू भी मिट जा भैया इधर से और तू भी खत्म हो जा। चलो ठीक है, क्लियर है, ये हमने इतना यहाँ पर छोड़ दिया, ध्यान दीजिए। चलो शुरुआती दौर में देखो, बड़ी काम की चीज बताने जा रहा हूं आपको मैं, बहुत फोकस करके देखिएगा।
शुरुआत में क्या हुआ था, शुरुआत में ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत का मतलब ये था कि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, ठीक है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी उस टाइम पे क्या हुआ था, देखो ध्यान से देखिएगा, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी मतलब जिंक की इलेक्ट्रोड से जिंक के आयन सॉल्यूशन के निकलकर नहीं आ रहे थे, तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद नहीं थे, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद नहीं थे तब वे इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड तक नहीं पहुंच पा रहे थे, मतलब एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। इसका मतलब ये था कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ, और वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिंक के जिंक के आयन जो थे वे इलेक्ट्रोड से निकलकर सॉल्यूशन में नहीं आ रहे थे, यानी रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी। दैट मीन्स टी इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहा हूँ कि टाइम इज इक्वल टू जीरो, कि शुरू स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या था, यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक के आयन मौजूद थे उनका नंबर सल्फेट के जो आयन मौजूद हैं उसके बिल्कुल बराबर था। और एट द सेम टाइम जो आपका सेकंड बीकर है उसमें भी आपके कॉपर +2 के जो आयन मौजूद थे वो आपके सल्फेट के आयन के सल्फेट के जो आयन हैं उनके बिल्कुल बराबर वहां पर मौजूद थे। ये थी स्टार्टिंग की कंडीशन। लेकिन जैसे धीरे धीरे निकल कर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन, जो जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हुए, यानी एनोड में ऑक्सीडेशन शुरू होने लगता है। दैट मीन्स कि जिंक ने जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर छोड़ दिए, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड के ऊपर ही छोड़कर जिंक वहां से निकलकर क्या आने लगा, सॉल्यूशन में निकलकर आने लगा। तो अब उसके बाद क्या होता है वो देखिएगा। तो देखिए कुछ तो आयन जिंक के यहां पर पहले से मौजूद थे, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर जिंक की इलेक्ट्रोड से जिंक के आयन निकलकर और आने लगे। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि शुरुआत में सॉल्यूशन में यहाँ पर 10 आयन थे और इलेक्ट्रोड से निकलकर यहाँ पर क्या आए, 5 आयन निकलकर और आए, तो कुछ टाइम पीरियड के बाद में या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि जिंक के आयन यहाँ पर 10 से बढ़कर कितने हो गए, 15 हो गए। क्यों, 10 तो इसके खुद के सॉल्यूशन के थे ही और 5 कहाँ से आए, वे इलेक्ट्रोड से निकलकर आए। तो यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद में हमने क्या देखा कि जो जिंक के जो आयन थे उनका नंबर क्या हो गया, ज्यादा हो गया सल्फेट के आयन से, यानी पॉजिटिव आयन का नंबर यानी कैटायन का नंबर एनायन से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। दैट मीन्स जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्यूशन हो गया। यहां पर एक चीज तो आप ये देखिए। दूसरी तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, यहाँ पर आई बात समझ में। इन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कॉपर का आयन सॉल्यूशन से निकल कर कहाँ पर जाने लगा, यहाँ पर जाने लगा, कॉपर की रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट होने लगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन घटने लगे। रिजल्टेंट क्या हुआ, सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन कॉपर के कंपेयर में बढ़ने लग गए। तो यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड के बाद में आपको क्या देखने मिलता है कि जो कॉपर के आयन है वे घट गए हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गई है। इसका मतलब सल्फेट के आयन की कॉन्सेंट्रेशन कॉपर से ज्यादा हो गई है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो यहाँ का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया, वो आपके नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन वो यहाँ पर आपका हो गया। आई बात समझ में। तो ध्यान से देखिए, यानी जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से शुरू हो रहा है उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे आपके इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुए, यहां पर जिंक का निकलकर यहां पर आने लगे इलेक्ट्रॉन को छोड़कर। यानी एक सॉल्यूशन आपका जिंक वाला एनोड वाला साइड का जिधर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन होगा। टर्मिनल इलेक्ट्रोड का नेगेटिव है, इलेक्ट्रोड का टर्मिनल चेंज नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसका जो नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ उसमें एनायनिक कंटेंट कम हो गया और कैटायनिक कंटेंट ज्यादा हो गया। दैट्स व्हाई उसका चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेपरेशन ऑफ चार्ज यहां पर आपको देखने मिल रहा है और सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक तरह से डाइपोल की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप बोलते हैं। आई बात समझ में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये होता है आपका कि जब आपका इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन में डिप किया जाए, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिप्ड इन इट्स सॉल्यूशन। आई बात समझ में। यानी जब एक इलेक्ट्रोड आप किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसी के सॉल्यूशन, किसी मेटल की इलेक्ट्रोड उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, जो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, जो इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है उस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आई बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। इसको हम खैर बाद में देखेंगे। तो मैं क्या रहा हूं, हम बात कर रहे थे कि एमीटर में डिफ्लेक्शन शो होना क्यों बंद हो गया, उस चीज को देख रहे थे। तो यहां पर क्या हुआ, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहां पर क्या हो गया, सॉल्यूशन आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन के अंदर क्या होने लगा,
पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा, इलेक्ट्रोड से निकलकर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज निकलकर आ रहा है, तो पॉजिटिव सॉल्यूशन का और पॉजिटिव ज्यादा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में अगर जिंक का आयन निकलकर इलेक्ट्रोड से यहां पर आने लगा तो जिंक के आयन भी पॉजिटिव है, सॉल्यूशन की नेचर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगी और वो जो जिंक का आयन था वो वापस कहां पहुंच जाएगा, वापस इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब कुछ टाइम के बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल नहीं होंगे। आई बात समझ में। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, चलिए यहाँ से हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन बचकर यहाँ पर आ भी गए, ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम आपका ऐसा आएगा, एक टाइम आपका ऐसा आएगा कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन के नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टेबिलाईज नहीं हो पाएंगे, मतलब कॉपर के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यानी ये जो आपका जिंक का था ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। दूसरी चीज क्या हुआ, दूसरी चीज ये हुआ कि जिस सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक के आयन थे वे जाकर कहां पर डिपॉजिट होने लग जाएंगे, जब सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोड जितनी भी यहाँ पर डिप है वे आकर यहाँ पर क्या होने लग जाएंगे, डिपॉजिट होने लग जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज होकर के आयन रिलीज करने का रास्ता नहीं मिलने वाला है। तो यानी अब इलेक्ट्रोड से फर्दर सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं आएंगे, पॉजिटिव आयन जिंक के आयन निकल कर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन एज इट इज यहाँ पर मौजूद रहेगा। दैट मीन्स के जिंक आपका एज इट इज मौजूद रहेगा और इलेक्ट्रॉन लूज कब तक नहीं होगा, जब तक जिंक के आयन निकलकर सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। तो उसका रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बनने, इलेक्ट्रॉन नहीं बनने मतलब वायर के थ्रू मूव नहीं हो रहे, वायर के थ्रू मूव नहीं हो रहे मतलब यहाँ पर करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स के एमिटर का डिफ्लेक्शन न्यूट्रल हो गया, एमिटर ने किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया। आई बात समझ में। तो ये चीज थी, ये वजह थी कि जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर करंट फ्लो क्या हो जाता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। आई बात समझ में। अब इसका इलाज क्या है, अब इसका इलाज ढूंढा गया। अब अगर हमने किसी तरह से इस सॉल्यूशन के बढ़ते हुए पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दें या इस सॉल्यूशन के बढ़ते हुए नेगेटिव चार्ज को, दोनों को ही, इस सॉल्यूशन के बढ़ते हुए पॉजिटिव चार्ज को और इस सॉल्यूशन के बढ़ते हुए नेगेटिव चार्ज को अगर हम किसी तरह से खत्म कर पाए तो मतलब हमारे लिए ये वाली कंडीशन भाई इसी वजह से तो आ रही क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव बढ़ रहा है, वो रिपेल कर रहा है। आई बात समझ में। जिंक के आयन निकलकर सॉल्यूशन में आ रहे हैं, सॉल्यूशन ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव कैटायन निकल कर आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आप जानते होंगे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक जैसे चार्ज हो गए, जिंक का आयन पॉजिटिव हो गया, सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े अमाउंट में जिंक का आयन मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यानी अगर मैं किसी तरह से इस कंटेनर का, इस हाफ सेल का आपका जो जिंक का पॉजिटिव चार्ज है, यानी कुछ सॉल्यूशन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसे खत्म कर दूं और इसका नेगेटिव चार्ज है उसे खत्म कर दूं, तो फिर से हमारा करंट फ्लो हो सकता है। तो इसके लिए इसका समाधान क्या था, इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इसके लिए साइंटिस्टों ने इसी सेल के अंदर एक और चीज को इंसर्ट कराया जिसका नाम क्या था, सोल्ट ब्रिज। तो अगली चीज क्या है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज क्या था, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी और उल्टी मतलब यू शेप की, ठीक है। यू ट्यूब वो नहीं है जो आप सोच रहे जहां पर हमारे लेक्चर पढ़े, एक इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, ठीक है। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब का एक सिरा एक हाफ सेल के अंदर, दूसरा सिरा दूसरा हाफ सेल के अंदर, और इसके अंदर मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन या थिक पेस्ट के फॉर्म में क्या भरा जाता है, कुछ पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में भरा जाता है, जैसे कि आपका कोई अदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ही भरा जाता है, जैसे कि आपका KCl और KNO3। इस तरह के सॉल्यूशन हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और इस तरह के सॉल्यूशन यूज करने के बाद में क्या होता है, अब देखिए इस तरह के सॉल्यूशन यूज करने के बाद में हमारा करंट जो है वापस से फ्लो करना शुरू हो जाता है। कैसे, उसको हम देखने वाले हैं। इसके अंदर क्या है, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन यहाँ पर मौजूद है। क्या होगा इस यूट्यूब के अंदर, इस सोल्ट ब्रिज के अंदर क्या होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आपके मौजूद है। इसके अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव कंटेंट बढ़ने लगा, तो इस पॉजिटिव कंटेंट की तरफ को, इस पॉजिटिव जिंक +2 के आयन की तरफ को यहाँ पर कौन अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव आयन, ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस सोल्ट ब्रिज से निकलकर क्या होगा, इस सोल्ट ब्रिज से Cl नेगेटिव आयन निकलकर सॉल्यूशन के अंदर आएगा और Zn+2 दो Cl नेगेटिव आयन के साथ में मिलकर क्या बना लेंगे, ZnCl2 की फॉर्मेशन कर लें, जो कि हाईली सोल्यूबल होता है आपके पानी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जो बढ़ता हुआ पॉजिटिव चार्ज था उसको न्यूट्रलाइज किया आपने नेगेटिव चार्ज, दैट मींस Cl नेगेटिव की हेल्प से। और वो नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से, आपने एक उल्टी यूट्यूब के आकार की एक चीज इंसर्ट कराई जिसको हमने क्या नाम दिया, सोल्ट ब्रिज का नाम दिया। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन थिक फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में, जेली फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में नहीं रखते, ठीक है,
थिक फॉर्म में पेस्ट, जैसे कोलगेट आती है ना, टूथपेस्ट आता है, इस तरह के एक थिक पेस्ट बनाया, उस पेस्ट को इसके अंदर फिल किया, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस मौजूद होते हैं। जो इधर पॉजिटिव होगा तो इधर क्या होगा, Cl नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। अब इधर कौन सा चार्ज बढ़ा सॉल्यूशन के अंदर, नेगेटिव चार्ज बढ़ा, वो किसे अट्रैक्ट करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव क्या है सोल्ट ब्रिज के अंदर, के पॉजिटिव है, तो के पॉजिटिव कहां से कहां निकल कर आएगा, वो यहां से यहां निकल कर आएगा। तो यानी के पॉजिटिव निकल कर आया, 2 I निकल कर, और एक SO4 नेट -2 है, क्या बनाया, K2SO4। ये क्या है, ये भी एक हाईली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है या हाईली सोल्यूबल सोल्ट है, जो कि इसके अंदर डिसोल्व हो जाता है, पानी के अंदर डिसोल्व हो जाता है। इसका मतलब कुछ टाइम के लिए हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए हमने सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज खत्म कर दिया, इधर सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज खत्म कर दिया। अगर सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो सोल्ट ब्रिज से नेगेटिव चार्ज निकल कर आएगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर इधर सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो सोल्ट ब्रिज के अंदर से पॉजिटिव चार्ज निकल कर आएगा और उसको क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। दैट मीन्स का सॉल्यूशन अब पहले की तरह ही पॉजिटिव और मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अब ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन नहीं रहा और ना ही ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन रहा है। समझ में आए बात। अब इस इलाज का बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जैसे कि सिल्वर। जब आप जिंक की जगह पर यहाँ पर सिल्वर की रॉड का यूज करते हैं, जिंक की जगह पर जब हम यहाँ पर सिल्वर की रॉड का यूज करते हैं, तब उस कंडीशन में हम KCl का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखो आपने यहाँ जिंक की जगह क्या लगा दिया, जिंक की जगह Ag पॉजिटिव आ गया। Ag पॉजिटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव यानी कैटायन। भाई जब सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्या होगा, Ag का कंटेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू आपका पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है पॉजिटिव पार्ट ज्यादा, मतलब सिल्वर का पार्ट ज्यादा हो गया, तो Ag यहाँ पर ज्यादा होगा। इससे निकल कर क्या आया, Cl नेगेटिव आया। तो ये दोनों फॉर्मेशन किसकी कर लेते हैं, AgCl की फॉर्मेशन कर लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि एक प्रेसिपिटेट होकर क्या बैठ जाता है, वो यहाँ पर नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड होता है, उस कंडीशन में हम KCl का यूज नहीं करते हैं, वहां पर हम KNO3 का यूज करते हैं। KNO3 क्या कर लेता है, सिल्वर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पर आपका वो भी एक तरह का हाईली सोल्यूबल सोल्ट होता है पानी के अंदर। समझ में बात क्लियर है। तो ये इलाज था, यानी हमारा सवाल था कि करंट क्यों बंद हुआ, एमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करना क्यों बंद कर दिया। उसका कारण यही था कि एमीटर के अंदर इधर क्या था, एक सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरी तरफ का सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस उस पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन में निकल कर नहीं आ पाते हैं। इधरले नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाता, वो ऑलरेडी पहले रिपेल कर दिया जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने एक इन्वर्टेड यू ट्यूब के आकार की, ठीक है, एक यू शेप की एक ट्यूब ली, उस ट्यूब के अंदर मोल्टन और जेली फॉर्म में क्या भरा हमने, थिक पेस्ट की फॉर्म में क्या भरा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज किया, जैसे कि KCl और जैसे कि KNO3। NH4Cl भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं हम इसको, लेकिन ये बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं KCl और KNO3, ठीक है। लेकिन सिल्वर के केस में हम KCl का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि KCl का इस्तेमाल करने पर Cl नेगेटिव सिल्वर के साथ मिलकर AgCl बना लेता है, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में इस कंटेनर के नीचे बैठ जाएगा। आई बात समझ में, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं KNO3। किसका यूज करते हैं, KNO3, जो कि सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्मेशन करता है, आई बात समझ में। और सिल्वर नाइट्रेट एक हाईली सोल्यूबल सोल्ट होता है पानी के अंदर। इधर तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ ये हुआ कि इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज बढ़ा, तो इस नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन ने आपके सोल्ट ब्रिज के अंदर से पॉजिटिवली चार्ज आयन को या पॉजिटिव कैटायन को क्या किया, अपनी तरफ को अट्रैक्ट किया और एक हाईली सोल्यूबल सोल्ट बनाया। यानी इधर का नेगेटिव चार्ज का सॉल्यूशन वो भी खत्म, इधर का पॉजिटिव का जो आपका एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था वो भी खत्म। अगेन ऐसा पहुंच गया जैसे शुरुआती कंडीशन में जिंक और सल्फेट के आयन बराबर थे, यहाँ पर कॉपर और सल्फेट के आयन बराबर थे। इस वाली कंडीशन में स्टार्टिंग में पहुंच गया। और जब तक KCl के अंदर, जब तक सोल्ट ब्रिज के अंदर आपके वो इलेक्ट्रोलाइटिक आयन मौजूद रहेंगे, ठीक है, तब तक आपका यहाँ पर करंट फ्लो होगा। और उसके बाद में क्या होगा, करंट फ्लो करना बंद कर देगा। जैसे कि आपका इन्वर्टर देखा होगा आपने, इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर में कुछ इसी तरह की कहानी होती है। जो बैटरा होता है वो 2 या 3 साल बाद में खत्म हो जाता है, ठीक है। उसका यही कारण होता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो ये मान सकते हैं आप, जो एक तरह से सोल्ट ब्रिज होता है वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अब उसके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद नहीं है तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मौजूद नहीं है तो बैटरा खराब हो गया। इसीलिए बैटरा 2, 3, 4 साल बाद, 5 साल बाद रिपेयर करना, वो सॉरी आप अपना बैटरा जो घर के अंदर इन्वर्टर यूज करते हैं उसका बैटरा चेंज कर लेते हैं। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये तो थी बात हमारी सोल्ट ब्रिज के कॉन्सेप्ट की, सोल्ट ब्रिज क्यों इंट्रोड्यूस कराया, कैसे था, क्या वजह पड़ी, क्या कंडीशन आकर पड़ी, जिसकी वजह से हमें सोल्ट ब्रिज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत आन पड़ी, ठीक है। अगली जो चीज हमारी आती है वो आता है अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। किसका आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, चलिए अब हम उसको भी देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया, देखिए हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। इन चार्ज के सेपरेशन की वजह से एक ईएमएफ या एक आपका पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आई बात, वो होता है। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं, यहीं पे इसे मिटा नहीं रहा हूं मैं, समझाने की यहीं पे कोशिश करता हूँ आपको। देखो एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन,
एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। देखो पोटेंशियल बोलते हैं कि किसी काम को करने की कैपेसिटी, मेरा कितना पोटेंशियल है, मैं किस काम को किस पोटेंशियल के साथ कर सकता हूं, मेरा क्या पोटेंशियल है, कि मैं इस काम को करने का पोटेंशियल मेरे अंदर है नहीं है, हिम्मत ताकत मेरे अंदर है नहीं है। एबिलिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एज पोटेंशियल, ठीक है। किसी काम को करने की क्षमता जो होती है पोटेंशियल होती है, ठीक है, क्लियर है। अब ये हमारा एक हाफ सेल ये हो गया, एक हाफ सेल ये हो गया, टोटल कंप्लीट सेल हो गया। ये अब पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें सोल्ट ब्रिज भी होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड मौजूद होंगे, और ये आपका एमीटर यहाँ पर हम शो करेंगे। एमीटर की जगह पर कुछ जगह पर आपको बल्ब भी देखने मिलता है, क्लियर है। चलिए तो हम आगे की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपका जो सेल बना उसमें दो चीजें थी, जो पूरा का पूरा सेल बना उसके अंदर दो चीजें थी, एक था आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड, ठीक है। अब जो एनोड होता है, ध्यान से देखें, एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा आपका रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होता है, यानी ऑक्सीडेशन कब होगा, जब उसके अंदर ऑक्सीडेशन होने का पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मौजूद है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी मौजूद है, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसीलिए ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल वहां पर अवेलेबल है, मौजूद है, ठीक है। तो एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल मौजूद है। और ऑक्सीडेशन के दौरान चीजें टूटती हैं, मैंने आपको बताया था। और इलेक्ट्रोड का जो वेट था, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है, या साइज, वेट या साइज जो था आपके इलेक्ट्रोड का, वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है, कम होने लगता है, ठीक है। तो यानी एक पोटेंशियल एनोड की तरफ से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसे हमने क्या बोला, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला। कैथोड की तरफ से क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी मटेरियल की, किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है, जो पोटेंशियल है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और रिडक्शन के दौरान क्या होती है, चीजें बनती हैं, और चीजें बनने का मतलब क्या हो गया, चीजें बनने का मतलब हो गया कि जो वेट या साइज है इलेक्ट्रोड का, वो क्या हो गया, वो आपका बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यानी पूरे सेल में एनोड और कैथोड की वजह से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से दो तरह के पोटेंशियल डेवलप हुए, एक हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक हुआ रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब वो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी रखता है, यानी वो ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी रखता है, हिम्मत रखता है, उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। तो जब आपके टेंडेंसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को लूज कर उसके आयंस को अपने सॉल्यूशन में भेजने की होती है, उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। जब आपके आयन से, सॉल्यूशन से आयन से निकल कर इलेक्ट्रोड की, यानी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी सॉल्यूशन के आयंस को अपनी तरफ खींचने की होती है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। और उस पोटेंशियल को, उस ताकत को हम क्या बोलते हैं, उस टेंडेंसी को बोला जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा। एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये। अगर मैं ओवरऑल सेल के पोटेंशियल की बात करता हूं, तो जो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल है, तो सेल का पोटेंशियल निकलकर हमारे सामने क्या आएगा, सेल का पोटेंशियल निकल कर आएगा कि हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है, वो और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा सेल का पोटेंशियल निकलकर सामने आ जाएगा। और इसी सेल के पोटेंशियल को हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास में समहाउ क्या है, कुछ इस तरह से है कि आपके ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ईएमएफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से हमारे सामने निकल कर आता है, ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या है, पूरा का पूरा पोटेंशियल किसका है, सेल का आ गया। क्लियर है बात, यहाँ तक के आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और है कि हम जो भी चीज, हमारे जो साइंटिस्टों ने जो भी चीज डिजाइन कर रखी है, जो IUPAC, ठीक है, उन्होंने सब कुछ डिजाइन कर रखा है, वो कर रखा है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्टिव, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम एनोड के रेस्पेक्टिव बात करें, यानी ये किसके लिए है, ये हो गया आपका एनोड के लिए, और ये किसके लिए होगा, आपका कैथोड के लिए है। तो एनोड के लिए अगर हम बात करें, तो एनोड का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के न्यूमेरिकली तो इक्वल है, लेकिन उसका साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हम किसकी बात करें, कैथोड का, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल है कैथोड के न्यूमेरिकल वैल्यू में, लेकिन साइन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो एनोड के लिए हम यहाँ पर क्या है, EOP की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का ERP लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि वैल्यू इक्वल होती है लेकिन साइन अपोजिट होता है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल हमारा निकल कर क्या आया, ईएमएफ ऑफ द सेल हमारा निकल कर आया कि माइनस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस का ईएमएफ ऑफ या रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी स्टैंडर्ड नहीं है ये इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये क्या है, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड आया। और इसी को रीअरेंज करने के बाद में मैंने क्या लिखा, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या लिखा, इसे मैं लिखता हूं कि ईएमएफ ऑफ कैथोड माइनस EMF ऑफ
एनोड, और ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी सेल का जो ओवरऑल जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एनोड और कैथोड के, यानी कैथोड और एनोड का जो डिफरेंस होता है, जो उनके पोटेंशियल डिफरेंस होता है रिडक्शन पोटेंशियल के रेस्पेक्टिव, उसकी वैल्यू के उनका जो डिफरेंस होता है वो उसके बराबर आपको देखने मिलता है। समझ में आए बात? तो क्लियर है। तो ये तो था हमारा आपके सामने कि ये कैथोड का आपके रिडक्शन पोटेंशियल है, ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, ये हमारा आपका पूरे के पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, क्लियर है। अब हम यही चीज अगले लेक्चर में देखने वाले हैं कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से निकाला जाए। देखो, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के तरीके हैं हमारे पास में दो। एक तरीका है स्टैंडर्ड तरीका, एक तरीका हो गया नॉन स्टैंडर्ड तरीका। स्टैंडर्ड तरीके में हम हाइड्रोजन के एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होता है। और हमने ये माना है, साइंटिस्टों ने ये माना है कि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो क्या है, 0.00 वोल्ट होता है। आए बात समझ में? तो उसी के रेस्पेक्टिव हमने क्या है, सभी चीजों की कैलकुलेशन की, सभी के जो मेटल जो थे, जो भी आपका एलिमेंट मौजूद है उनके जिनके हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश करी, वो सभी के हमने उसी के रेस्पेक्टिव वैल्यू को आपके कैलकुलेट किया। आए बात समझ में? दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड तरीका। नॉन स्टैंडर्ड तरीके में हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड का यूज नहीं करते हैं, उसमें भी हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह से होता है, लेकिन वहां पर हम नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। आए बात समझ में? और नर्स्ट इक्वेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास जो है हमारी केमिस्ट्री की, उसे हम यहीं पर रखते हैं। 20 मिनट का लेक्चर, लगभग 21 मिनट का ये हो गया, और लगभग 10 मिनट का लेक्चर पहले है। एक्चुअल में कंटिन्यू कर ही रहा था मैं, लेकिन लाइट चली गई थी, तो इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा दो टुकड़े में हो गए। बीच में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रुका हुआ था मैंने, हालांकि वो पोर्शन कट कर दिया फिलहाल। ठीक है, तो लाइट आ गई है, तो ये वाला लेक्चर हमारा पूरा हो गया। अब दोनों एक लेक्चर एक साथ ही आएंगे, पहले मैं अलग अलग डालने वाला था। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, क्लियर है। फिजिकल क्लास में मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पूरा करा चुका हूँ, इसे भी अभी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। चलो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।